Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया। Well, let's take a look at the headlines first. Prime Minister Narendra Modi highlights importance of democratizing technology, stresses on creating people-centric applications and ensuring AI benefits all, particularly in the global south. Benchmark domestic indices plunge over 1%, Sensex slumps over 1,000 points, Nifty closes below 23,100. And US President Donald Trump signs orders to impose 25% tariffs on steel and aluminium imports. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने के महत्व को रेखांकित किया। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन को लोक केंद्रित बनाने पर बल दिया ताकि एआई का लाभ हर किसी को मिल सके। घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की आज हुई गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 23,100 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम के देश में आयात पर 25% शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने, लोक केंद्रित एप्लीकेशन बनाने और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में सभी को एआई का लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव पर रोशनी डालते हुए इसे वर्तमान सदी में मानवता के लिए कोड लिखने वाली एक निर्णायक शक्ति कहा। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई किसी भी पिछली महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के विपरीत है, जिसके वास्ते शासन के लिए वैश्विक दायित्वपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि में क्रांति लाकर सतत विकास लक्ष्यों को दिशा में प्रगति को और तेज बनाने, इसे अधिक प्रभावी बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता को रेखांकित किया। यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने पर बल दिया है, यानी ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ और इसका लाभ किस रूप में हम देख पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं, कहाँ साफ साफ जताना चाह रहे हैं, क्या है उद्देश्य इसका? देखिए, पहले कोई भी टेक्नोलॉजी डिस्कवर होती थी, तैयार की जाती थी, क्रिएट की जाती थी, तो उसका जो लाभ होता था उद्योग में होता था या साइंसदानों में होता था। पर अब जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वहां बात ये हो रही कि ये कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी हो, पीपल फेसिंग टेक्नोलॉजी हो। और हमारे देश में ये काफी आसान हो गया है, क्योंकि हमारे देश में मोबाइल पेनिट्रेशन काफी हाई है। काफी लोग मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश में मोबाइल इंटरनेट का पेनिट्रेशन बेहतर होता चला जा रहा है।
इसलिए अब क्या हो रहा है, पहले शहरों में सीमित होने के बजाय अब तो ग्रामीण इलाकों में भी, दूर सुदूर इलाकों में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कई चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं वो आपके मोबाइल, लोगों के लिए आम जिंदगी में मोबाइल के थ्रू ही वो डिलीवर होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन से। तो बातचीत वहाँ की हो रही है। जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो उसमें जिसे रूल्स ऑफ द गेम कहते हैं, तो कि क्या नियम होंगे, क्या एथिक्स होंगे। कुछ तो हैं जो कानूनी दायरा क्या होगा, कुछ एथिक्स के नियम होंगे कि हम ये कुछ चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मूल जो कुछ मूल्य हैं हमारे, मानव मूल्य, उनके खिलाफ जाते हैं। तो वो कौन से ये रूल होंगे, वो एक देश का एक रूल और दूसरे देश का दूसरा रूल नहीं हो सकता। सबके कॉमन एक साझा एक फॉर्मेट में करनी। तो वही चीज़ जो है मेरे हिसाब से ऐसे समिट्स कर रहे हैं कि ताकि आप ऐसा कुछ करें कि ताकि एक देश में जो काम हो रहा है वो दूसरे देश के लोग काम कर सकें। फिर आप ऐसे तंत्र ना बना दें रेगुलेशन का कि वो लोग करना ही बंद कर दें कि इतना बोझ बढ़ गया, मैं ज़्यादा महंगा हो गया। तो ये चीज़ तभी होगा जब आसानी से लोगों के पास जाए, कई लोग आके उस पर काम कर सकें। पहले और अब में जो टेक्नोलॉजिकल उसमें फ़र्क ये है कि पहले कुछ लोगों के पास आता था, कुछ लोग समझ सकते थे, कुछ लोग उसके ऊपर इनोवेट कर सकते थे। तो जब आप खुला छोड़ते हैं, मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म में आप छोड़ते हैं, तो फिर उसके ऊपर काम हो सकता है। आप देखेंगे हमारे बैंकिंग में काफ़ी कुछ जो सामान जो आज हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, वो बैंक के अंदर से तैयार नहीं हुए। वो फिनटेक कंपनीज थी, उन्होंने तैयार की, फिर उन्होंने आके इंटीग्रेट किया और वो फीचर्स आप आज पाते हैं, चाहे पेमेंट हो कुछ और हो। तो पहले इंटरनेट बैंकिंग जो है बहुत सीधी सादी थी, अब वहां पे आपको बहुत कुछ कर सकते हैं और कई बार तो आपको मालूम भी नहीं होता कि ये सब सहूलियत है और एट द स्नैप ऑफ द फिंगर हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से वो चीज़ें और एफिशिएंट होगी, और प्रोडक्टिव होगी, और तेज होगी, और बेहतरीन होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो किस दायरे में, किस मानदंडों के हिसाब से चलेगा, उनके बारे में मेरे हिसाब से बातचीत हो रही है। In fact, since we are on the subject of AI and the India Energy Week is underway, so Union Minister Hardeep Singh Puri has very rightly said that we need to dismantle central energy in the form of AI-driven grids that predict demand before it happens. So, very quickly, do you want to deconstruct the idea of centralized energy? And what do you mean by AI-driven grids? Would it apply only to the power sector or can it be applicable elsewhere as well? So, this whole wisdom till DeepSeek came around, was that you need very, very large data centers. To run those data centers, you will need huge computing power. For those huge computing power, you need huge amount of power backup. So they were talking about some of the mega corps, tech mega fab companies as they're called. They're talking about taking nuclear plants and just imagine a captive nuclear or a captive power source which will run these, and you'll have these very large centers, you'll have large amounts of computing. So that makes it very, very expensive. Real estate, computing, right, chips, everything is to a level where the regular people can't go in. So this was the thought till DeepSeek came in, and DeepSeek, of course, is a tool, AI tool like ChatGPT coming from China, which showed a more efficient way of going about the same business which ChatGPT is doing, or going about it. So I think the minister is referring to that just because you're doing AI doesn't mean that you need to have a captive sun, Right. In terms of energy, it can be done more efficiently, and because these are when you're doing this, let's not forget, parallelly you are having commitments about transition to more green renewable energy transition that you want to do. Absolutely. Now, so you have to balance both, and also some of these rare earths and other things, they will eventually have certain environmental sort of issues, when you're trying to do that. So the idea is possibly is hinting on that. That's my sense. यहाँ पर उदय ने एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, वो ये कही है कि
एआई तकनीक, इसके उपयोग यानी एक तो लोकतांत्रिकरण होना चाहिए ताकि इसका लाभ हर किसी तक पहुंचे और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में तो पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो शासन है यानी दुनिया के जो देश हैं उन्हें भी इसके नियमन के लिए इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक नई तकनीक है जो कि भाग्य को लिखेगी, नए सिरे से लिखने की क्षमता रखती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, इसके तात्पर्य तो बहुत सारे होंगे, जी, जी, जी। पर एक चीज जिसका जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है और या टॉप ऑफ द माइंड जो मेरा आ रहा है वो ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नई थॉट प्रोसेस आती है उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इनोवेट करता है, क्योंकि उसने ढेर सारे पैसे खर्च किए, जी, सब आप और मैं नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत लार्ज कॉर्पोरेशंस कर पाएंगे। तो आप उसके ऊपर जिसे कहते हैं एंट्री बैरियर्स रखते हैं, आप वो कानून बनाते हैं, वो तंत्र बनाते हैं जिससे दूसरे आके उसके ऊपर इंप्रूवमेंट ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्लोज्ड एक इकोसिस्टम बन जाता है, क्लोज्ड एक लूप, मोड्स बन जाते हैं। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि जो किले होते थे उसके पास साइड में खाई होती थी ताकि कोई आके अटैक ना कर सके, तो मोड्स बनाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर आपका जैसे डीप सीक जैसे हुआ, क्योंकि आपने दबाव डाली तब क्योंकि हुआ है। आज हम यहाँ पे बैठ के स्टूडियो से बैठ के कह सकते हैं, अमेरिका में कोई बैठ के ये स्टूडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स एम्बैरेसिंग। सही बात, क्योंकि आपने चिप नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, रेस्ट्रिक्शन की, फिर भी आप एक बहुत बढ़िया रीजनिंग वाली एक एआई टूल निकल आई है। तो कहने का तात्पर्य ये कि कई बार क्या होता है कि आप अगर रिस्ट्रिक्टिव करेंगे तो फिर ना तो इनोवेशन हो पाएगा, क्योंकि इनोवेशन नहीं हो पाएगा तो वो उसको महंगा रखा जाएगा। जो एकाधिकार की बातें होती हैं वो हमेशा महंगी हो जाती हैं। जी जी। आपको याद होगा, नाम बगैर नाम लिए 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जनरेटिव एआई के एक नामी सज्जन यहाँ आया था और उन्होंने कहा था भारत बहुत पीछे है। जी 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 जी। और आपको यहाँ पे बैठ के मैं आज कह सकता हूँ कि अगले 12 महीने में आप पाएंगे कि भारत के लोग भी निकाल रहे हैं ऐसे टूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये जिंगोइज्म नहीं है, क्योंकि ये किया जा सकता है, यहाँ पे काम हो रहा है। तो जब आप ऐसे रूल्स बना देंगे जहां पे लोग आके पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो बिल्कुल लोगों के पास नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत में जो तंत्र चलेगा, जो टेक्नोलॉजी चलेगी वो रोबस्ट रिगरस होगी, क्योंकि हर तरह की, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, यहाँ पे जो कामयाब हो गया, आप मान लीजिए ग्लोबल साउथ में भी कामयाब होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार 5वें सत्र में बिकवाली का सिलसिला जारी रहा। चौतरफा बिकवाली देखी गई। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% शुल्क लगाने के फैसले से शेयर बाजार पर निवेशकों ने बिकवाली अधिक की। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1018 अंक यानी 1.32% घटकर 76,294 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 310 अंक यानी 1.32% घाटे के साथ 3072 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें तो वहां अधिक नुकसान देखने को मिला। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.8% नीचे चला गया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.4% की गिरावट हुई। And now the detailed stocks coming your way in English. Benchmark domestic equity indices today plunged 1.32% each as the US President Donald Trump's decision to impose 25% tariffs on steel and aluminium imports dampened market sentiment. This marks the 5th consecutive day of declines for both indices. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, slumped 1,018 points to close at 76,294. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, fell 310 points to settle at 23,072. The broader market indices at BSE witnessed intense selling pressure. The mid-cap index slipped over 2.8% and the small-cap index shed 3.4%. In the Sensex index, 29 out of 30 companies ended in logged losses, except Bharti Airtel, which added almost 0.2%. In the top laggards, Zomato tanked over 5.2%, Tata Steel slipped over 2.9%, and Bajaj Financial Services fell 2.7%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended down. In top laggards, Realty shed 3.14%, Industrials lost over 2.8%,
and healthcare fell over 2.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,478 companies declined and 525 advanced while 94 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 18 companies hit their 52-week high while 407 hit their 52-week low. Not very encouraging figures, and does it have relation to anything else happening geopolitically in the global political scenario, or is it just, the US president's decision to impose tariffs? Yeah, of course, that is the firing gun. You would say that is the cause, major cause. But sometimes, what happens is there are other things are also at work. So sometimes what happens is, even if it's like a batsman in a cricket match. He's not hitting the ball, catches are getting dropped, and you're playing badly. Yet you score 100. And there are times when you're in the, 6 balls you face and the bat, it hits in the middle of the bat and then you get out or to a lousy ball. So it's right now is the second case where there are other things apart from presidential proclamations in the US on a daily basis of who's going to get tariffed and what is being planned. That, of course, is creating a problem because nobody knows who's going to be hit next. Second is the other part is it's not about just the country which is going to get tariffed. What happens is there are knock-on effects on particular markets. So if India obviously doesn't export so much of steel to the US, but the fact that some countries are going to get tariffed, that means it's going to have an impact in the market. The global market. Now, what will that do? Sometimes what happens is the bomb itself doesn't create a problem. It's the shrapnel which comes and hits you. Correct. So that is number one. Number two is unfortunately, our corporate earnings are not making people feel excited. Before, markets were running ahead. They were saying that, okay, we don't have a choice. This is the place to be in. China is not doing great. It seems like a long way back. So that is another issue. Sometimes what also happens is one thing leads to the other. So, you are not feeling so great. You're saying that, okay, if there's going to be tariff, then the dollar is going to get strengthened. There's going to be more, the dollar is going to get better. Then what happens is the secure, lower risk U.S. securities, debt security, they are looking attractive. So why should a global guy go and invest in a market like India, which is high risk? But the other problem which adds is because something like this is happening, rupee is getting depreciated. Every time you're selling off, these guys have, I think, sold off about $9 billion recently. So every time you sell off, the rupee comes down and it makes the market even less attractive. So, but it's not as if it's going to a bottomless pit. These things move in cycles. Right. So, the one-line thing for the person who's listening to this program and who's a retail investor is that this is the part of the game. This is like when you're taking a cruise, the water, on the sea cruise, then the water is going up and down. So there's a high tide and a low tide. So this is what the game is all about. So the idea is not to get excited that, okay, I'm having a high tide or a low tide, because that's going to be there. So, but then the cycle is to just see it through and then wait for the high tide, because then it lifts everything up. Interesting analogies, and I think now let's take a look at the rupee today. लहरों की सवारी शेयर बाजार में अभी हम कर रहे हैं, हिचकोले कभी ऊपर ले जा रहे हैं, कभी नीचे. बहरहाल घबराना नहीं है, यही सलाह हमारे विशेषज्ञ उदयन की. आइए रुपए पर देखें, जहां आज एक अच्छी खबर उसकी मजबूती को लेकर है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 64 पैसे की बड़ी उछाल लेकर 86 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 108.28 पर चल रहा था. And now with the next story, Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is using 99% of borrowings for capital expenditure and creating capital assets.
She added that the effective capital expenditure is 4.3% and the fiscal deficit is 4.4% of GDP, indicating that the government is using all borrowed resources for financing effective capital expenditure and creating capital assets. The minister stated this while replying to the discussion on the union budget in the Lok Sabha. She added that the Union Budget 2025-26 balances national development necessities with fiscal priorities. She said that the General Budget 2025-26 has come at a time of immense uncertainties and changes in the global macroeconomic environment. ये यानी टिप्पणी करना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए, अगर इसको आप समझना चाहें तो मान लीजिए आप मनोज एक होम लोन लेते हैं और ये एक एजुकेशन लोन लेते हैं। ठीक है, लोन लिया आपने एक एसेट क्रिएट किया, इन्होंने अपनी एजुकेशन से आपने हायर इनकम फ्यूचर की तरफ किया। आप अपने घर को रेंट में दे सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो उसी का ही इक्विवेलेंट जो बात है वो सरकार फाइनेंस मिनिस्टर करने की वो बात कर रही है कि जो वो बोरोइंग कर रहे हैं, डेफिसिट है, वो एक इनकम जनरेटिंग एसेट क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। क्योंकि जो आप अगर एक सड़क बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, वो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो बिजनेस एक्टिविटी में काम आता है, जोड़ने में, देश को जोड़ने में काम आता है। तो वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके साइकिल्स बने जाते हैं। जबकि सब्सिडी जब होता है आप एक बार में कंज्यूम कर जाते हैं। तो अगर मैंने आपको फूड ग्रेन सब्सिडी दी तो वो आपने एक बार कंज्यूम किया, पर अगर पुल बनाई है, अपनी सड़क बनाई है, साल दर साल आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, इनकम जनरेशन में इस्तेमाल होता है और इनकम जनरेशन से टैक्स आएगा, राजस्व आएगा, उससे वो साइकिल, वर्चुअस साइकिल जो है वो बनता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश में अब तक 90% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित रूप से हुआ है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ये जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पारदर्शी, पहले से अनुमान लगाने और आसानी से समझने योग्य नीतिगत ढांचा देश में अब उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किया गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति अब है, जो पहले केवल 49% थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 75% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई। मंत्री ने कहा कि ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। And let me now lead you to the next story about the India Energy Week. The India Energy Week 2025 began at Yashobhoomi in New Delhi today. The 4-day mega event was virtually inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Addressing the event, the Prime Minister said India has grown from the 10th largest to the 5th largest economy in the past decade. He highlighted that India's solar energy generation capacity has increased 32 times in the last 10 years, making it the third largest solar power generating nation in the world. He noted that India's non-fossil fuel energy capacity has tripled and that India is the first G20 country to achieve the goals of the Paris Agreement. Union Minister Hardeep Singh Puri also addressed the inaugural session of the event. Mr. Puri said that the country's AI-driven digital economy is projected to reach $400 billion by 2030. So I guess that's some encouraging news. And of course, India has achieved a lot of its targets, including that of having 40% non-fossil fuel power capacity by 2030 before deadline. And there's also this discussion around ethanol blending that takes center stage because it has helped save foreign exchange by quite a bit, right? So your thoughts, your comments on this? Yeah, there's no doubt about that. We obviously things like making solar panels in India, batteries in India for EVs. The moment it picks up, the kind of like in Kerala, the EVs have become very popular. And they have also become a source of taxation for the state government.
that has happened, and that is going to start getting a critical mass. And you need supporting infrastructure like charging and all the the blending that you talked about. But what I'm waiting for is, after the budget, the changes that have been mentioned in the nuclear liability law. Now, whether in the visits of the Prime Minister to France and US, we managed to make a breakthrough out there, because that's what is holding back that particular line of energy source. We're getting held back out there. Would we be able to break through so that we get foreign players? There are Indian players waiting to work on this area. And there's also the hope, the way Indians have developed their, it's nascent still, the satellite, rather the space industry, right, with lots of startups, new players coming in. The hope is that if, even in the space of nuclear energy, this new announcement and the legal changes that are being talked of and the discussion that will happen, will that trigger off a whole new line in terms of non-traditional energy sources? Right, and in this year's India Energy Week, lots of startups have also been encouraged to participate. So, from a retail investor's point of view, is the energy sector going to become an attractive space to invest your money in or to seek attractive returns out of? Yeah, within our country, yes. In the US, the current administration has taken a complete U-turn. The current president is famously been quoted as "dig baby dig" within quotes. Right. So basically, he's talking about more and more drilling. So these are individual choices, but China is taking a lead. It's decides to it's going on hydropower. It's going on various. It's already a world leader in solar. So India will have to do that, and it'll have to have a good portfolio so that they can get away from these smoky kind of energy sources like coal and others. Right, and with that, let's quickly go on to the next story as well. United States President Donald Trump has signed an order to impose 25% tariffs on steel and aluminium imports. The tariffs will apply widely to all US imports of steel and aluminium, including from Canada and Mexico, the country's top two foreign suppliers of the metals. The new rules are set to come into effect from 12th of March. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर नजर डालते हैं। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक आज बिकवाली के दबाव में 1% से अधिक घाटे में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की गिरावट हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12% नुकसान में रहा। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% लाभ में रहा। इस बीच जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार बंद रहे। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। जर्मनी का डेक्स थोड़ा सा यानी 0.09% ऊपर अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। उधर फ्रांस का CAC 40 थोड़ा सा नुकसान के साथ अपने पूर्व स्तर के नजदीक ही कारोबार कर रहा था। And as for the US markets, US stocks closed higher yesterday, led by artificial intelligence-related stocks, while US steelmaker stocks surged after President Donald Trump announced he would impose additional tariffs on steel and aluminium imports. The Nasdaq Composite gained nearly 1%, the S&P 500 rose over 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average increased by 0.38%. आइए चलें अब कमोडिटी मार्केट की ओर। And as for oil prices, so oil prices extended gains today amid concerns over Russian and Iranian oil supply and sanctions threats. Brent crude was trading over 1.2%, up at $76.79 per barrel. And WTI crude gained over 1.1% to trade at around $73.16 per barrel when reports last came in. चले सराफा बाजार, जहां आज थोड़ी नरमी के साथ कारोबार होता दिख रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.92% घटकर 85,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.71% नुकसान के साथ 94,110 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। MCX में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल आपूर्ति वाला सोना 0.84% घटकर 85,093 पर चल रहा था। वहीं
प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च 2025 आपूर्ति वाली चांदी 1.7% नुकसान के साथ थोड़ी नीची 93,674 रुपए प्रति किलो पर थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much for being on Market Mantra today, Udin. It was a pleasure having you. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights importance of democratizing technology, stresses on creating people-centric applications and ensuring AI benefits all, particularly in the global south. Benchmark domestic indices plunge over 1%. Sensex slums over 1,000 points. Nifty closes below 23,100. And US President Donald Trump signs orders to impose 25% tariffs on steel and aluminium imports. And with that, it's a wrap on this edition of Market Mantra. For now, goodbye. See you soon.